बुद्धि की प्रकृति, द नेचर ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि एक ऐसा कंस्ट्रक्ट है, एक ऐसी अवधारणा है जिसको हम छू नहीं सकते। इट्स एब्स्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्ट। बिजली की माफिक, तारों में से करंट दौड़ता है और वो अपना प्रभाव दिखाता है। इसी प्रकार से मस्तिष्क में आपके बुद्धि जैसा एक करंट, एक पावर सप्लाई चलती रहती है, दौड़ती रहती है। वो क्या काम आती है? उसका मुख्य रूप से एक ही काम है, जीवन में आने वाली चुनौतियों से निपटना या समस्याएं जो आती है उनका समाधान करना। इंसान में बुद्धि का और भी रोल है। सर्वाइवल के साथ साथ, समस्याओं से निपटने के साथ साथ और भी बहुत रोल है। क्यूरियोसिटी, आपके अंदर जिज्ञासा जो उत्पन्न होती है, वो क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि आप किसी नई चीज को देखकर एक्सप्लोर करना चाहते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि कोई भी गाय, भैंस, बिल्ली, कुत्ता, चूहा, गिलहरी, पक्षी ये जानना नहीं चाहेंगे कि चांद जो है ये गोल क्यों है और वहां क्यों है। हमारे कोई समस्या नहीं है चांद, लेकिन ये गोल क्यों है और वो आसमान में क्यों लटका हुआ दिखाई देता, नीचे क्यों नहीं गिरता ये? जबकि हमारी गेंद तो उछालते दम से नीचे गिरती, चांद क्यों नहीं गिरता? ये क्यों जो शब्द है ना, ये बड़ा हिंदी का बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये क्यों के पीछे जुड़ी हुई है आपकी बुद्धि। जो जितने ज्यादा क्यों के प्रश्न उठाएगा, आप समझ सकते हैं बुद्धि का इस्तेमाल वो ज्यादा करता है। जिज्ञासु होगा, जानने की कोशिश करेगा, प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है किसी से तो खुद खोजने की कोशिश करता है। साइंटिस्ट यही करते हैं। इस क्यों का ही ये परिणाम है कि आज हम यहाँ बैठ करके, आप सब अपने अपने घरों में बैठे हैं, एक साथ वी आर ऑन वन सिंगल प्लेटफॉर्म एंड वी आर स्टडीइंग दिस कंसेप्ट। हम बुद्धि को समझ रहे हैं, इसकी प्रकृति को हम जानना चाह रहे हैं। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इंटेलिजेंस, इसका स्वभाव कैसा होता है। सबसे पहले हम जानेंगे इसका अर्थ। पहले हम इंटेलिजेंस की बात करते हैं। इंटेलिजेंस जो वर्ड है, इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज, लैटिन भाषा से लिया गया है, जो कि एक इंटेलिजेंसिया और इंटेलेक्टस इन सब से बना है। और इंटेलिजेंसिया और इंटेलेक्टस जो शब्द है उसको इंटेलिगेयर शब्द से लिया गया। इसका अर्थ होता है समझना या अनुभव करना। ये तो बात आ गई इंटेलिजेंस की। बुद्धि शब्द, एक शब्द होता है बोध होना। बोध होना मतलब यहां पर हम उस बोध शब्द को ले लेते हैं ज्ञान होना, लेकिन बोध होना केवल ज्ञान होने तक ही सीमित नहीं है। बोध शब्द का बहुत गहरा अर्थ है। ज्ञान होना मतलब आप ये जान सकते हैं, आपको ये ज्ञान हो गया कि प्रकाश में हम कह सकते हैं कि करंट फ्लो होता है बिजली के तारों से, इसलिए ये लाइट जल जाती है। ये आपको ज्ञान हो गया। फिर और गहराई से अगर आप ज्ञान लेना चाहेंगे तो आप और पढ़ लेंगे कि भाई द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो तार हमारे होते हैं उनके बीच से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करते हैं और उसके ऑपोजिट साइड में करंट बहता है। अगर उन इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट रुक जाएगा तो करंट का रुक जाएगा मूवमेंट और बिजली चली जाएगी। ये आपको ज्ञान हो गया। ज्ञान बोध का एक हिस्सा है। अब बोध का मतलब है कि आपको उसके बारे में पता है और आपने उसका अनुभव भी किया है, वो बोध है। तो बोध और बुद्धि शब्द एक दूसरे से रिलेटेड है। बोध आपको तभी होगा जब आपके अंदर बुद्धि होगी। आप याद करें महात्मा बुद्ध, जो बुद्ध शब्द है वो बुद्धि से ही निकल कर आया है। अर्थात सिद्धार्थ को जब ज्ञान हुआ, देखो कैसे मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से, फिलोसफी से रिलेटेड है। सिद्धार्थ को जब ज्ञान हुआ तो उस समय वो ज्ञान के साथ साथ उसको उसका बोध भी हो गया, उसको अनुभव भी इस बात का हुआ, एक्सपीरियंस भी उसको। लोगों ने उन्हें बुद्ध कहने लगे उनको, जिसको
ज्ञान है, ज्ञान का अनुभव है, और दूसरी बात बुद्धि का उसके मन पर कंट्रोल है और उसके मन का इंद्रियों पर कंट्रोल है। आम व्यक्ति के उल्टा होता है। आम व्यक्ति के में क्या होता है, हम जैसे हम लोगों में क्या होता है कि हमारे इंद्रियों का कंट्रोल, हमारी सेंसेस का कंट्रोल हमारे मन पर होता है और हमारे मन का कंट्रोल बुद्धि पर होता है। जब हम कहीं फंस जाते हैं, जब कोई समस्या उत्पन्न होती है, तो तब हम बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, वरना हमारा मन से हम काम करते हैं। आज मन नहीं है पढ़ने, बुद्धि नहीं कह रही कि मत पढ़ो, मन कह रहा है। लेकिन बुद्धि कहेगी कि तेरा एग्जाम है, 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद तेरा एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो मजबूरन बस मन को ये बात माननी पड़ती है। आम आदमी की बात बता रहा हूं। इंद्रियां, वाह कितना बढ़िया छोले भटूरे बना रहा है, या ये चीज बना रहा है, खा ले इसको, कितना स्वाद आएगा, क्या खुशबू आ रही, खा ले। इंद्रियां कहेंगी, मन कहेगा खा यार, मजे आएंगे, क्यों नहीं। मन, जबकि उल्टा होना चाहिए, मन कहना चाहिए नहीं यार साफ सफाई देख उसकी, और बुद्धि ये कहेगी कि नहीं, एक आपको लगेगा भी कहीं ना कहीं कि साफ सफाई नहीं, बीमार हो गए, किसी तरह से पंगा हो जाएगा, लेकिन नहीं सुनती ना इंद्रिया। इंद्रिया हमारे यहाँ प्रधान है, हमारे अंदर इंद्रिया प्रधान, हमारे इंद्रियों का पर किसी का कोई कंट्रोल ही नहीं। लेकिन जिसको बोध हो गया है सत्य का, ज्ञान का, उसको वो सही दिशा में चल पड़ता है। कहने का अर्थ यहां पर है कि उसकी बुद्धि उसके मन को, उसके इंद्रियों को कंट्रोल करने लगती है, और जिस व्यक्ति की बुद्धि सर्वोत्तम हो जाती है उसको बुद्ध कहा जाता है। बुद्ध का भी यही हुआ, उनको ज्ञान होगा, बोध हो गया। मैं ज्यादा और डिस्कस नहीं करूंगा, आप कहोगे सर आप तो फिलोसफी सुनाने लगे। सो हमारी जो वर्ड है, बुद्धि शब्द है, ये संस्कृत से आया शब्द, मतलब जिस चीज का हमें बोध हो गया, और बोध का मतलब है ज्ञान के साथ साथ उसका अनुभव भी। So the moment you deep dive into the pool of the knowledge and simultaneously experience the intensity and the concept of knowledge, that time we say that individual has become बुद्ध। वो बोध हो गया, उसको बुद्धि का कंट्रोल, इंटेलिजेंस इज कंट्रोलिंग his mind, and mind in turn is controlling his senses. As far as we people are concerned, it's just opposite. Our senses are controlling our mind, and mind is controlling our intelligence. So intelligence is serving the mind. ग्रहण शक्ति, जिसको हम अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं, आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस जिसकी हम बात करते हैं, अधिगम जिसको हम लर्निंग कहते हैं, संवेगात्मक जागरूकता, इमोशनल अवेयरनेस, तर्क, प्लानिंग योजना, रचनात्मक व आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान जैसे साधनों के माध्यम से जीवन की चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने की सामान्य संज्ञानात्मक क्षमता होती है। सी द रोल ऑफ इंटेलिजेंस इन योर लाइफ। आपके अपने जीवन में बुद्धि की सार्थकता और उसकी भूमिका पर एक बार नजर डालिए। कोई चीज आपको समझनी है तो बुद्धि की आवश्यकता है। सेल्फ अवेयरनेस, यू मस्ट बी अवेयर अबाउट योर थॉट्स, मेटाकोग्निशन जिसको हम बोल सकते हैं, आत्म जागरूकता, लर्निंग, कोई चीज आपको सीखनी है, देयर यू रिक्वायर योर इंटेलिजेंस। इफ यू वांट टू बी इमोशनली अवेयर, व्हाट डज मीन इमोशनली अवेयर? संवेगात्मक जागरूकता का मतलब क्या है कि आपको ये पता हो कि इस समय किस समय का अनुभव कर रहा हूं। दैट इज नोन एज द इमोशनल अवेयरनेस। रीजनिंग, तर्क वितर्क की जो कैपेसिटी है, एबिलिटी है, दैट कम्स फ्रॉम द इंटेलिजेंस। प्लान करना, योजना बनाना, इंटेलिजेंस। क्रिएटिविटी also comes from the intelligence, but up to some level, extent level. और क्रिटिकल थिंकिंग और आलोचनात्मक चिंतन बुद्धि से आता है। समस्या समाधान बुद्धि से आता है। ये सारी चीजें बुद्धि के द्वारा उत्पन्न होती है। आप सोच सकते हैं कि इनके बिना जीवन संभव हो सकता है क्या?
ये सवाल, ये प्रश्न मैंने आपके लिए छोड़ा सोचने के लिए, चिंतन करने के लिए। और हमारी जो बुद्धि है वो एक कॉग्निटिव एबिलिटी होती है। ओके, अभी तक एनी क्वेश्चन यू हैव? किसी के पास, किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो मुझे जरूर बता सकते हैं। मैं मान लेता हूं आपका कोई प्रश्न नहीं है, अगर आपने कोई नहीं पूछा तो। कुछ परिभाषाओं की हम बात करते हैं इंटेलिजेंस की। सो लोगों ने बुद्धि को अलग अलग तरीके से, अलग अलग परिप्रेक्ष्य में, लेकिन एक ही उद्देश्य को लेकर डिफाइन किया है। उद्देश्य क्या है? बुद्धि को समझना, एक साइंटिफिक तरीके से उसका मापन करना, उसकी विशेषताओं पर नजर डालना, उनको जानना, बुद्धि असल में है क्या उसको समझना, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बुद्धि को परिभाषित करने की कोशिश की गई है। याद रखना, मनोविज्ञान में किसी भी परिभाषा को हम संपूर्ण नहीं मान सकते। ये नहीं कह सकते कि यही परिभाषा बिल्कुल पूर्ण रूप से सही है, एकदम उचित है, क्योंकि मनोविज्ञान की आधारशिला व्यक्ति है, व्यक्ति का मन है, और मन कभी भी स्थिर नहीं होता है। अगर मन स्थिर नहीं है तो मन से उत्पन्न होने वाली क्रियाएं भी स्थिर नहीं हो सकती, और बुद्धि भी आपके मन, कोग्निटिव सिस्टम, संज्ञानात्मक क्षमता है, उससे ये संबंधित है। तो उसकी परिभाषा कैसे स्टेबल हो सकती है, कैसे स्थिर हो सकती है? कोई और साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक बुद्धि को और तरीके से परिभाषित कर दे तो ये सारी परिभाषाएं बदल जाएंगी, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर इज डायनेमिक, गतिशील है। हमारी सोचने की क्षमता, चिंतन प्रक्रिया बहुत वाइड है, बहुत वास्ट है। सो रिमेंबर, नो सिंगल डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी इज स्टेबल, permanent. They are liable to change with time, with development of the technology and understanding of the cognitive ability of the human beings. अब इस परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हम कुछ परिभाषाओं की बात करते हैं। बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने इसको परिभाषित करने की कोशिश की है, बुद्धि को, पर मैं उनमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट है वही ले रहा हूं। सबसे पहले बिने, एक मनोवैज्ञानिक थे, वो कहते हैं बुद्धि को, उन्होंने देखो बुद्धि को किस चीज, बहुत लिमिटेड चीज माना उन्होंने, बुद्धि को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है। एक्चुअल में ये बुद्धि की परिभाषा नहीं है, ये इंटेलिजेंस की परिभाषा है। बुद्धि की परिभाषा अगर आप भारतीय परिप्रेक्ष्य में समझते हैं तो बहुत वास्ट है, इट हैज डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स, और बहुत कुछ इसने अपने में समेटा हुआ है। ये दो शब्द है, केवल 2.5 शब्द लगाना हुआ। तो ये जो मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूं, दिस आर डेफिनेशन इंटेलिजेंस, नॉट बुद्धि। लेकिन चूंकि हमें इस तरीके से पढ़ना है तो आप इनको बुद्धि की परिभाषाएं जान लें। बुद्धि को अच्छी तरह से तर्क करने, तय या फैसला करने, देखिए रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग और अंडरस्टैंडिंग, विनय कहते हैं कि 3 ही कंपोनेंट्स हैं इंटेलिजेंस के, यानी 3 ही प्रक्रियाएं होती है इंटेलिजेंस में। तर्क करने की प्रक्रिया हो सकती है, हम, हमारे सामने जब कोई फैसला लेने की बात आती है, दुविधा आती है, फैसला लेने का मतलब ये नहीं कि आप जज बन गए, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। फैसले लेने का मतलब छोटी छोटी बातों पर फैसले की जरूरत पड़ती है। आज कॉलेज जाए कि ना जाए, 6 बजे उठे या ना उठे, 5 मिनट और सो ले, खाना खाए या ना खाए, खाएंगे तो कितना खाएं, कौन से कपड़े पहनने हैं, कौन सी क्लास में पहुंचना है, कितने बजे पहुंचना है, और every step you need to make some decisions pertaining to your life. जीवन के हर कदम पर आपको आवश्यकता पड़ती है फैसला लेने, उन फैसलों की मैं बात कर रहा हूं, और बिना भी उन्हीं फैसलों की बात कर रहे हैं। तो बिना मानते हैं कि बुद्धि 3 ही काम करती है, मतलब जिस व्यक्ति के अंदर तर्क करने की क्षमता हो, सही जीवन से संबंधित फैसला लेने की क्षमता हो, और चीजों को समझने की क्षमता हो, तो हम कह सकते हैं उसके अंदर बुद्धि है। ये कोग्निटिव पर्सपेक्टिव में डिफाइन की गई बुद्धि है। एनसीईआरटी की बुक क्या कहती है? बुद्धि का आशय, आशय का मतलब होता है अर्थ,
अर्थ भी अलग चीज है। अर्थ तो हो गया उसका जस्ट एक मीनिंग, आशय मतलब उससे क्या मतलब है, उससे क्या भाव निकलता है, वो बात है। अर्थ भाव के साथ अर्थ को हम आशय कहते हैं, ये समझ लीजिए। पर्यावरण को समझने, अब इसमें पर्यावरण की बात की गई है, जो हमारा आसपास का पर्यावरण है, इसमें क्लाइमेट भी आ गई, ज्योग्राफिकल लोकेशन भी आ गई, आपका एनवायरनमेंट भी आ गया, और इसमें आपका सामाजिक पर्यावरण भी आ गया। समझ में आ गई? बड़ी बात कही इन्होंने। पर्यावरण को समझने, सविवेक चिंतन करने, विवेक का मतलब होता है समझदारी, और समझदारी में भी अगर स लगा दिया गया तो रैशनल थिंकिंग। चिंतन तो हम करते हैं, लेकिन विवेक के साथ अगर चिंतन करने, मीन्स जब व्यक्ति के सामने कोई चुनौती आती है, कोई समस्या आती है, उस समय जो आपके पास संसाधन होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज मीन्स anything can be your cognitive resources, your physical resources and your all physical resources. अब वेस्लर क्या कहते हैं, जिन्होंने बहुत फेमस टेस्ट का निर्माण किया, वेस जिसको बोलते हैं, वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, वो कहते हैं कि बुद्धि व्यक्ति की समग्र क्षमता होती है, होल टोटल एबिलिटी होती है, जिसके द्वारा व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण व्यवहार करने और मतलब गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, अपने पर्यावरण से प्रभावी ढंग से निपटने में समर्थ होता है। तो ही सेज, इनमें थोड़ा सा और व्यापकता आ गई है, जो कि एनसीईआरटी की किताब है और इनकी आपस में डेफिनेशन मिलती है। रैशनलाइज्ड या सविवेक चिंतन का मतलब ये है कि आप एक तरीके से चिंतन करते चले जाएंगे जो आपको आने वाली जो चुनौतियां उससे निपटने में मदद करेगा, और आप व्यक्ति का व्यवहार होगा गोल डायरेक्टेड, पर्पसिव बिहेवियर, किसी न किसी जब भी व्यवहार करेगा उसका कोई ना कोई उद्देश्य होगा, और आसपास का जो पर्यावरण है उससे प्रभावी ढंग से निपटने में समर्थ होता है। आप इसको थोड़ा सा गहराई से जानिए, समझिए, पर्यावरण से प्रभावी ढंग से निपटने का मतलब क्या है। मैं कई एग्जांपल दूंगा आपको। बहुत ज्यादा ठंड हो गई तो आप स्वेटर कंबल ओढ़ लेते हैं, मतलब किसी प्रकार की कोई भी आसपास का एनवायरनमेंट है उसमें किसी प्रकार की कोई चुनौती होती है, कोई समस्या उत्पन्न होती है, तो वो पर्यावरण आसपास का वो चुनौतियों को क्रिएट करता है, वो उद्दीपक होते हैं एक तरह से, उनसे हमें निपटना होता है और प्रभावी ढंग से निपटना होता है। निपटने में और प्रभावी ढंग से निपटने में क्या अंतर है? मच्छर आ गया तो नट लगा के घुमा रहे, आ फिर मैं देखता हूँ, ऐसा नहीं करोगे। प्रभावी ढंग से निपटोगे, मच्छर आ गया तो भाग जाएगा कुछ देर बाद, आपको मॉस्किटो नेट लगानी पड़ेगी या ऑल आउट लगाओगे अगर अंदर कमरे में सो रहे। और स्टनबर्ग और सोल्टर कहते हैं 1982 में, उन्होंने एक डेफिनेशन दी है, ये लक्ष्य निर्देशित और अनुकूली व्यवहार होता है। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन, जिसे गोल डायरेक्टेड एंड एडेप्टिव बिहेवियर। कोई भी काम करते हैं हम, हमारा उसमें कोई ना कोई उद्देश्य होता है, या हम जब उद्देश्यपूर्ण व्यवहार कर रहे होते हैं, व्हेन यू गो फॉर वॉकिंग, आप एक्सरसाइज करने जाते हैं, वॉकिंग करने जाते हैं, जिम में बॉडी बिल्डिंग करने जाते हैं, तो आप उद्देश्यपूर्ण व्यवहार करते हैं। आप सुबह नहाने के लिए जाते हैं, आप उद्देश्यपूर्ण व्यवहार करते हैं। व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर बाइक और स्कूटी, आप उद्देश्यपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। और दूसरी बात होती है जी अनुकूली व्यवहार, अडेप्टिव बिहेवियर, किसी भी स्थिति में आप बहुत जल्दी से अनुकूलित हो जाए, उसको अनुकूलित व्यवहार करें, उसी स्थिति के अनुसार आप ढल जाए। अगर आप भारतीय परिदृश्य से इसको देखते हैं तो ये बुद्धि की परिभाषाएं नहीं है, ये इंटेलिजेंस की परिभाषाएं हैं, क्योंकि भारत का जो पारंपरिक साहित्य है बुद्धि को केवल संज्ञानात्मक क्षमता तक सीमित नहीं करता है, उसमें संवेगात्मक भाव भी होता है, एंटरप्रेन्योरियल पार्ट भी होता है, बातों को समझकर उसका अर्थ निकाल सकते हैं। ये सारी चीजें बुद्धि के अंतर्गत आती है। इंटेलिजेंस ने मात्र हमें कॉग्निटिव डोमेन तक लिमिट करके छोड़ दिया है, लेकिन आप एग्जाम की बात आएगी तो आप बुद्धि लिखेंगे, इंटेलिजेंस भी लिख सकते हैं और बुद्धि भी लिखेंगे, यही बात करेंगे। देखिए, मैं डेफिनेशंस पर, उसके इंट्रोडक्टरी पार्ट पर काफी समय लगाता हूं, क्योंकि वो बेसिक होता है, आधारभूत होता है। जैसे कि नींव खोदने में
समय लगता है, नींव भरने में समय लगता है, बाद में बिल्डिंग बनाना आसान होता है। सबसे जरूरी होती है मजबूत नींव, सॉलिड बेस। इसीलिए आई टेक लिटिल बिट मोर टाइम while defining the definitions, defining the concept and introducing the concept. अब कुछ विशेषताओं की बात करते हैं। बुद्धि एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। इट इज बियॉन्ड साइंस। मैं बार बार बात कहता हूं, जिसका प्रत्यक्षण तो नहीं किया जा सकता, लेकिन साबित किया जा सकता है, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल। यू कैन प्रूव दैट ग्रेविटेशन फोर्स एग्जिस्ट, बट यू कैनॉट परसीव दैट। इसी प्रकार से बुद्धि को भी हम साबित कर सकते हैं। किसी व्यक्ति को कोई समस्या समाधान के लिए दें और व्यक्ति अगर उस समस्या का समाधान कर लेता है, तो हम प्रूव कर देंगे इस व्यक्ति में बुद्धि है। मार्गदर्शक कौन होता है? मार्ग को दर्शाने वाला। और नियामक, रेगुलेटर, नियमों के अनुसार चलाने वाला नियामक। बुद्धि ये काम करती है। जब आप तर्क संगत और तार्किक चिंतन करते हैं, when you go for the rationalization, logical and rationalized thinking, in that process intelligence acts as a guide and regulator. The third characteristic, पर्यावरण के साथ अनुकूलन में सहायक होती है। It helps in adaptation with the environment. अनुकूलन क्षमता हर व्यक्ति में अलग अलग होती है। हम जिस माहौल में ढलते हैं, उसी माहौल में हम रम जाते हैं। तभी तो आप देखेंगे कि जिस व्यक्ति ने जो काम करना शुरू कर दिया, उसको उसी काम में मजा आने लगता है और उसी को अपना वो जीवन का ध्येय बना लेता है। वी आर अडेप्टेड टू दैट सिचुएशन। हम उस स्थिति के साथ अनुकूलित हो जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने कोई बिजनेस करना शुरू कर दिया, तो वो कहेगा कि बिजनेस सबसे अच्छा है, चल जाएगा। तो हम जैसे कहते हैं कि पढ़ाई सबसे अच्छी है, क्योंकि हम पढ़ाई के साथ रम गए हैं। इस तरह से तो ये बड़ी खास बात है। इट इज द एडेप्टेशन विद द एनवायरनमेंट। समस्या समाधान का ये सर्वश्रेष्ठ मनोवैज्ञानिक उपकरण होता है। द बेस्ट टूल टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, एंड द टूल इज साइकोलॉजिकल वन। हम समस्याओं को केवल और केवल बुद्धि और रचनात्मकता, क्रिएटिविटी के माध्यम से समझ सकते हैं और उनका समाधान निकाल सकते हैं। संज्ञानात्मक संसाधनों का प्रभावी रूप से प्रबंधन करती है। इतने सारे काम करने के बाद भी बुद्धि एक काम और करती है, दैट इट मैनेजेस आवर कॉग्निटिव रिसोर्सेस, कि कहां पर किस संज्ञानात्मक संसाधन का हमें प्रयोग करना है, कितनी देर के लिए करना है, कितना उसका प्रयोग करना है, इन सभी का जो मैनेजमेंट है, प्रबंधन है, ये बुद्धि करती है। सभी संज्ञानात्मक क्षमताओं की जननी होती है बुद्धि, ये आप जानकर चलें। क्योंकि जिस तरह से हमारी माँ पूरे घर को प्रबंध करती है, मैनेज करती है, आवर मदर्स आर द बेस्ट मैनेजर्स। देखो, सारा दिन माँ हर व्यक्ति का, घर में जितने सदस्य हैं, चाहे हमने कुत्ता भी पाल रखा है, चाहे हमारे पास हमारी भैंस है, गाय है, कुछ भी है, या यहां तक अगर आपके घर में चिड़िया ने घोंसला भी बना रखा है, तो माँ उसका भी ख्याल करती है, उसका भी प्रबंधन करती है। शी इज द बेस्ट मैनेजर एंड नेवर फॉरगेट्स एनीथिंग। नहीं भूलती कभी। अपने लिए, स्वयं के लिए भूल सकती है, लेकिन परिवार के किसी सदस्य के उसकी जरूरतों को पूरा करने को कभी भूलिए। इसी प्रकार बुद्धि होती है। नेक्स्ट विशेषता, ये नई नई कृतियों के माध्यम से अभिव्यक्त की जाती है। अब पता कैसे चलेगा कि किसी व्यक्ति में बुद्धि है? और उसके बाद वो नई नई चीजें व्यक्ति बनाता जाता है। क्रिएटिव आइटम्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड, कमिंग आउट इन द मार्केट, दैट इंडिकेट्स दैट वी हैव यूजिंग द इंटेलिजेंस एंड द क्रिएटिविटी। एक नई से नई चीजें आती रहती हैं, तो जो इसको बनाता है, जो इसका निर्माण करता है, आप समझते हो कितना क्रिएटिव है। बुद्धि सूचनाओं के भंडारण और प्रत्यावहन के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया कराती है। मीन्स इंटेलिजेंस प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर द स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रिकॉल ऑफ द इंफॉर्मेशन। मीन्स योर इंटेलिजेंस हेल्प्स इन योर मेमोराइजिंग,
इन योर मेमोरी फॉर्मेशन। उसके बाद उन चीजों को मस्तिष्क में स्टोर भी किया जाता है, सूचनाओं को, और फिर जब जरूरत पड़ती है तो उनको रिकॉल भी किया जाता है, उनका प्रत्याह्वान भी किया जाता है। एंड हियर योर इंटेलिजेंस हेल्प्स यू आउट। बुद्धि अवधारणाओं के गठन में मुख्य भूमिका निभाती है। अवधारणाएं क्या है? किसी चीज के बारे में, किसी कंसेप्ट को समझना और उस कंसेप्ट को मस्तिष्क में बनाए रखना, मन में उसको समझाए रखना, बनाए रखना और संजोए रखना। भोजन एक अवधारणा है, कंसेप्ट है। अब इसका मतलब क्या है कि भोजन का मतलब केवल रोटी से नहीं है। आप खाने की कितनी बारी सारी चीजों को देखेंगे, वो सब अलग अलग है, टेस्ट अलग है, बनाने का तरीका अलग है, उसको अलग से तरीके से ही वो दिखाई देता है, मतलब बहुत सारी चीजें, लेकिन सबको आप एक अवधारणा आपके मस्तिष्क में तय हो गई है कि खाने की चीज है तो भोजन है, इसको खाया जा सकता है, ये अवधारणा है। एंड इंटेलिजेंस हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजिंग द कंसेप्ट, मेजर रोल इन ऑर्गेनाइजिंग द कंसेप्ट। अवधारणा को बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, याद रखें। इंटेलिजेंस इज द इंटरेक्शन ऑफ योर हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। अगर हमारे माता पिता इंटेलिजेंट है, बुद्धि है, तो हमें उनसे विरासत में बुद्धि भी मिलेगी। साथ में हमारा एनवायरमेंट भी ऐसा होना चाहिए कि उस बुद्धि को जो हमें विरासत में मिली है उसे निखरने का मौका मिले। मात्र हेरिडिटी के माध्यम से भी व्यक्ति बुद्धिमान नहीं हो सकता है, और एनवायरमेंट प्रोवाइड कराने के मात्र एनवायरमेंट से भी व्यक्ति बुद्धिमान नहीं हो सकता है। तो फिर किससे होता है? तो इंटेलिजेंस डेवलप्स, ग्रोज with the interaction of your heredity and the environment. Generally we call it as a joint role of nature as well as the nurture. Means आनुवंशिकता और पर्यावरण का एक साझा उत्पाद होता है बुद्धि। अगर आपके पास प्रश्न आता है कि बुद्धि में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, पर्यावरण, आनुवंशिकता, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, आपका आंसर आएगा ए और बी दोनों। बुद्धि की प्रकृति पर देखिए, मैंने आपको बताया इंटेलिजेंस इज द आउटकम ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ नेचर एंड नर्चर। नेचर का मतलब है हेरिडिटी, आपको मिला है। नर्चर का मतलब है आपका लालन पालन, आपकी रियरिंग कैसी हुई है, आपको एनवायरमेंट कैसा मिला है जब जन्म के बाद, उसको हम कहते हैं नर्चर। आपकी जेनेटिक्स या हेरिडिटी ये तय कर देती है, कुछ आपकी बुद्धि की सीमाओं को ये तय कर दिया जाता है हेरिडिटी के द्वारा। और जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, कारक होते हैं, इनपुट्स होते हैं, इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई होते हैं, वे उस बुद्धि को विकसित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सीमा वही रहेगी जो आपके आनुवंशिकता ने, नेचर ने आपकी तय कर दी है, लेकिन अगर उस सीमा के अंदर रहते हुए भी आपको अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई नहीं मिलते हैं, पर्यावरणीय उद्दीपक आपको नहीं मिलते हैं, तो बुद्धि जरूरी नहीं कि आपका विकास हो। इन्वायरमेंट भी जरूरी है और हेरिडिटी भी जरूरी है बुद्धि होने के लिए। और बच्चों में बुद्धि मां से आती है, इट हैज बीन प्रूव्ड दैट। तो अब हम किस प्रकार से बुद्धि को अभिव्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं? देखिए, सबसे पहले सूचना का प्रसंस्करण और समझने योग्य बनाना। इंफॉर्मेशन को हम प्रोसेस करते हैं और फिर उसको हम समझने योग्य बना देते हैं, तो समझ लेना कि हम बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? जैसे मैं आपसे पूछता हूं ये क्या है, आप कहेंगे प्लस का साइन। प्लस का साइन, तो आपने देखिए, आपकी आंखों ने जो इमेज थी उसकी सूचना लेकर आपके मस्तिष्क तक पहुंचा दी। आंख ने कोई महत्वपूर्ण भूमिका इसमें बहुत ज्यादा नहीं निभाई।
जैसी सूचना मिली वैसी भेज दिया। मस्तिष्क ने क्या किया? मस्तिष्क ने आपकी उंगलियां नहीं देखी, मस्तिष्क ने उसको समझा कि इन 2 उंगलियों ने एक शेप बनाई और उस शेप को हम प्लस कहते हैं, जमा का चिन्ह है उसको हम कहते हैं। तो ये क्या किया इसने? पूरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया, अंदर प्रसंस्करण किया उसका, फिर उसको समझने योग्य बनाया। तेजी से संगणना, कंप्यूटेशन। शकुंतला देवी को मानव कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है। बड़ी बड़ी गुणनफल, गुणाएं, स्क्वायर्स, स्क्वायर रूट्स वो चुटकियों में निकाल देती थी, बिना किसी कैलकुलेटर के या बिना कागज पेन के। कोई बता सकता है कि 35 का स्क्वायर कितना होगा? 1 2 2 5 होना चाहिए। कौन कर रहा है ये सारी घटनाएं? क्यों भाई 35 स्क्वायर निकाला आप लोगों ने? 1225। ये सब क्या हो रहा है? इट्स ए कंपटीशन। वी आर कंप्यूटिंग इन आवर ब्रेन एंड who is helping in competition? Computing. Who is helping? Your intelligence. आपकी बुद्धि इस काम को करती है। तेजी से हम इसकी संगणना करते हैं, गणना करते हैं। स्मृति का सृजन और जल्दी और उचित निर्णय लेना। क्रिएटिंग मेमोरी, आपकी स्मृति का सृजन करना। सृजन, सृजन का मतलब होता है सम्माननीय रूप से जननी, जनना, सृजन। क्रिएट करना, बनाना, सृजन। और जल्दी और उचित निर्णय लेना। आप जल्दी निर्णय की जरूरत कब पड़ती है हमें? जब हम किसी मोटी समस्याओं में, दुविधा में फंस जाते हैं। लास्ट डेट है आज फॉर्म भरने की और आपको जल्दी निर्णय लेना है कि कौन सा विषय चुनना है। तुरंत फैसला करना। आप बाइक से जा रहे हैं, सामने से कोई व्यक्ति आ गया, आपको जल्दी निर्णय लेना कि करना क्या है। अगर आपने 1 सेकंड की भी देरी की तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। और जल्दी के साथ साथ उचित निर्णय लेना है। बहुत से लोग जल्दी निर्णय तो ले लेते हैं लेकिन उचित निर्णय नहीं ले पाते। इसका परिणाम क्या होता है? दुर्घटनाएं होती है। वो ब्रेक तो लगा लेंगे लेकिन उस समय ये ध्यान नहीं दिया कि पीछे भी कोई गाड़ी आ रही हो, टाइट करके ब्रेक लगाने थे और पीछे ट्रक ने ठोक दिया। जल्दी, क्विक एंड द अप्रोप्रिएट डिसीजन मेकिंग इज द गिफ्ट ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि केवल इंसानों में ही नहीं पाई जाती। मैं आपको एक बात पहले बता चुका हूं, जानवरों में भी और पौधों में भी अपने अस्तित्व को, अपने आप को बचाने के लिए और पर्यावरण के साथ अडेप्टेशन में ये बहुत उपयोग में लाई जाती है। ठीक है, इंसान के पास तो बुद्धि के और भी बहुत सारे काम है, लेकिन जानवर और पेड़ पौधे खासकर अपने इंटेलिजेंस का जो इस्तेमाल करते हैं अपने जीवन को बचाए रखने के लिए, वो लोग बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। हम उसके लिए तो करते ही करते हैं, उसके बाद हम अपने जीवन को और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए भी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। इट्स ए नेचुरल फोर्स एंड इज ऑपरेटेड एट द योर कॉग्निटिव लेवल। कि ये एक फोटो मैंने लगाया है, ये किसी एक स्कूल का फोटो था। किसी टीचर ने अपने क्लासरूम में इस तरह से बनाया हुआ था। ये थर्मोकोल के छोटे छोटे चूजे काट के उसने चिपकाए थे मैडम ने, और उन पर उन सब बच्चों की फोटो चिपका रखी थी जो बच्चे उसके विद्यार्थी थे। उस टीचर की क्रिएटिविटी कितनी ज्यादा हो, वो उन बच्चों को एक चूजों की तरह, स्कूल के जो छोटे छोटे बच्चे थे उनके एलकेजी यूकेजी के चूजों की तरह, मतलब अपनी संतान की तरह वो समझती थी, पालती थी। ये ना तो कोई कौशल है और नहीं आवश्यक परिस्थिति। कौशल आप समझते होंगे, कुम्हार को आप देखेंगे मिट्टी के बर्तन बनाते हुए कितने शानदार तरीके से वो मिट्टी को ऐसे उठाता है पानी डाल के, चाक को घूमते हुए चाक पर रबर की तरह मिट्टी को इस तरह शेप देता है। देखो आप देखो, वो दक्षता है, वो एक कौशल है। बुद्धि कौशल नहीं है, और ना ये कोई जरूरत है कि ये बुद्धि होनी जरूरी है, एक परिस्थिति है। बट ये क्या है? इट्स ए नेचुरल cognitive ability and which cannot be increased. हम बुद्धि को बढ़ा नहीं सकते हैं। इंटेलिजेंस की बात मैं कर रहा हूं, बुद्धि को तो बढ़ाया जा सकता है, जो भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसकी बात बुद्धि कर रहे थे,
लेकिन आप लिखेंगे बुद्धि ही वहां पर। इंटेलिजेंस जितनी भी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि द नेचर ऑफ द इंटेलिजेंस इज वी रिसीव इट फ्रॉम आवर पेरेंट्स, हेरिडिटी हमें मिलती है। वो एक सीमा हमारी तय हो जाती है, उस सीमा के अंदर रहकर ही हम अपनी उस बुद्धि को निखार सकते हैं, उस इंटेलिजेंस को निखार सकते हैं। कुछ रिसर्च हमें बताती है कि द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस स्टॉप्स एट द एंड ऑफ द एडोलेसेंस। जैसे ही किशोरावस्था आपकी समाप्त होती है, याद रखना आप लोग अब किशोरावस्था के अंतिम दौर से गुजर रहे हैं, जो बीए फर्स्ट ईयर के छात्र छात्राएं, आप के अंदर जो किशोरावस्था है वो बूढ़ी हो चली है और वयस्कता एडल्टहुड जवानी आपकी अब शुरू हो चुकी है। दहलीज पर आप कदम रख रहे हैं। तो ये माना जाता है कि इंटेलिजेंस किशोरावस्था के साथ, समाप्ति के साथ साथ ही पूर्णता से जितना उसको डेवलप होना होता है उतनी विकसित हो चुकी है। व्यक्ति पुरुष हो चाहे स्त्री हो, उसकी संस्कृति, आनुवंशिकता और स्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट, ये सारी चीजें मिलकर व्यक्ति की इंटेलिजेंस को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। गार्डनर, जिन्होंने एक बहुत बड़ा बुद्धि का सिद्धांत दिया है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, कहा है कि मेरे हिसाब से मानव की बौद्धिक क्षमता को समस्या को हल करने के कौशल का एक समुच्चय होना चाहिए। इट शुड ए सेट ऑफ skills that helps in solving the problems related to intellectual ability। व्यक्ति को वास्तविक समस्याओं या कठिनाइयों को हल करने में सक्षम करना, जिसका वह सामना करता है, करती है, और जब जरूरत हो एक प्रभावी उत्पाद उपलब्ध कराए और समस्याओं को खोजने या सृजन करने की क्षमता हो, और इस नए तरह नए ज्ञान अधिगम के लिए नींव डालने होगी। तो गार्डनर कहते हैं बुद्धि के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये। तो ये आपको याद नहीं करना है, मात्र आपको जानना है, समझना है, क्योंकि ये बहुत सारी चीजें इसमें गार्डनर ने सारी की सारी इसमें लगभग कह दी है। तो ये हमारा यही समाप्त होता है नेचर ऑफ इंटेलिजेंस। अगर किसी का भी कोई प्रश्न है तो मुझे बताएं, और अगला जो हमारा विषय रहेगा स्पीएमएन का बुद्धि सिद्धांत, द इंटेलिजेंस theory of Spearman. Now your questions. Any question you have? सर एग्जाम में हम बुद्धि की डेफिनेशन कौन सी लिखेंगे? Yes, जो डेफिनेशन आपको याद होगी वही लिखेंगे। जो मैंने बताया इन चारों में से कम 2 तो आपको याद करने पड़े। At least you must remember 2 definitions and at least you must write 2 minimum। जो मैंने 4 बताए इनमें से वेस्टर की लिख ले, एनसीईआरटी की लिख ले, विनय की लिख ले, कोई सी भी आप लिख सकते हैं। गार्डनर ने भी डेफिनेशन दी है, और भी डेफिनेशन काफी सारी अवेलेबल है किताबों के अंदर, आप कोई सी भी 2 जरूर लिखें। ओके, एनी मोर क्वेश्चन? नो। ओके, क्वेश्चन नहीं है तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल 10 बजे कॉलेज में। बाय बाय।